नमस्कार है आप सभी का ईटी नाव स्वदेश में। और हम आज बात करेंगे बहुत सारे अलग अलग पहलुओं की, लेकिन मार्केट पर हमारी खास नज़र होगी और इसके साथ ही कल की आपकी हम तैयारी कराएंगे इस खास शो में। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी खास तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होते हैं जो हमारे दर्शकों के जो सवाल होते हैं उन पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। आज के शो में किन किन पहलुओं पर करेंगे बात, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बात होगी फर्टिलाइजर शेयरों के लिए क्या हैं तेजी के ट्रिगर्स, और इसके साथ ही न्यू एज टेक कंपनियों में गिरावट की आखिर क्या है वजह, और कल के लिए हमेशा की तरह दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने हम रखेंगे। और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। शेयर इंडिया से रवि सिंह और तनीषा एकेडमी से नितलेश पावस्कर साहब। और शो में सवाल पूछने का आसान तरीका जो है वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप पर ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप सवाल पूछने के साथ #KKT स्पेस देते हुए अपना सवाल पूछें, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। और चलिए सबसे पहले बात आज के बाजार की। तो बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। आखिरी कारोबारी घंटे में निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर पहुंचकर 18,260 के लेवल ऊपर बंद हुआ। वहीं आज बैंक निफ्टी ने 272 अंकों की तेजी के साथ एक बार फिर नई ऊंचाई को छुआ। बाजार में हुए पूरे एक्शन की डिटेल्स दे रहे हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद। दो तरह का एक डायरेक्शन देख रहे थे। एक तो रेंज में आपको निफ्टी दिखा, आपको कहीं ना कहीं स्मॉल मिड कैप इंडेक्स रेंज में दिखाई दिया, स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस हुई, और बैंक निफ्टी को तो लगातार अपनी एक अलग ही चाल चल रहा है। आज 7वां दिन है जब आप फिर से बैंक निफ्टी को PSU बैंक इंडेक्स को स्पेशली एडवांसेस के साथ बंद होते हुए देख रहे हैं। पहले निफ्टी की बात करते हैं। हम एक गैप के साथ खुले और उसके बाद खुलने के बाद ही कुछ समय बाद हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा। 70 ऑड पॉइंट्स आप लूज कर देते हैं निफ्टी पर। और टॉप लूजर्स जो इसमें टॉप लूजर्स में आपको अदानी पोर्ट जैसे काउंटर और अदानी एंटरप्राइज जैसे काउंटर्स रहे। लेकिन एट द सेम टाइम किन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ थी और जिसके साथ ये बंद हुए स्टॉक्स, उसमें अपोलो हॉस्पिटल आज का टॉप गेनर था। स्टॉक लाइक फिर से SBI बैंकिंग स्टॉक्स का सहारा मिला। बजाज फाइनेंस वापस आपको लौटता हुआ दिखा। JSW स्टील की पार्टिसिपेशन दिखी। तो मेटल इंडेक्स ने भी एक रिकवरी मोड दिखाई। बजाज ट्विंस में से बजाज फाइनेंस आपको वापस आता हुआ दिखाई दिया। और बैंक से तो अलग ही एक मूव चल रही है। लगातार 7 दिन से आप देख रहे हैं कि PSU बैंक इंडेक्स जो है वो परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, एडवांसेस पे बंद हो रहा है। एट द सेम टाइम आज स्मॉल कैप इंडेक्स में फिर भी मूवमेंट थी। आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो उसने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया। अब कुछ मिड कैप गेनर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो उसमें कई सारे स्टॉक्स जो निकल कर आए। हमने पूरे कुछ पॉकेट्स थी जिनको इनफैक्ट स्पेसिफिकली बात करनी चाहिए, लाइक फर्टिलाइजर पॉकेट्स की बात करनी चाहिए। वहां पर आपको बड़ी मूव दिखी। सीमेंट स्टॉक में कुछ स्टॉक्स थे। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक AB कैपिटल में बड़ी मूव देखने को मिली। साथ ही दूसरे जो काउंटर्स थे उसमें GMR इंफ्रा हो, कंटेनर कॉर्प हो, वहां पर आपको मिड कैप गेनर्स जैसे काउंटर्स सामने निकल कर आए। एक स्टॉक और निफ्टी का स्टॉक है जिसकी बात करनी होगी, ऑटो स्टॉक में मारुति। वहां पर UBS की एक रिपोर्ट आई, 12,000 का लक्ष्य की बात की गई और वहां पर आप थोड़ी सी मार्जिनली स्ट्रेंथ जरूर देख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप गिरने वाले मिड कैप में कौन से काउंटर्स थे? गिरने वाले काउंटर्स में आपको मेजरली मिड कैप IT के काउंटर्स दिखे, टाटा एलेक्सी जैसे काउंटर्स दिखे, एम्फोसिस जैसे काउंटर्स दिखे, और दूसरे कुछ और काउंटर्स थे। फोर्टिस हेल्थ के अपने IHH के ओपन ऑफर वाले दिन अच्छी मूव थी। जिस दिन ये न्यूज आई थी उसके बाद से स्टॉक में आप देख रहे हैं कि एक गिरावट का ही दौर था। दूसरी जो पॉकेट थी जहां बड़ी मूव आप देखने मिले वो कंस्ट्रक्शन स्पेस में, इनफैक्ट इंजीनियरिंग कुछ स्पेस में, चाहे सद्भाव इंजीनियरिंग हो, HCC के काउंटर हो, NCC काउंटर हो, इनमें आपको एक अच्छी मूव दिखी। फर्टिलाइजर स्पेस की अभी हमने बात की, वहां 10-11% की मूव आपको इस स्पेस में देखने को मिली। और साथ ही फाइनेंस काउंटर्स आपको दिख रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो, उज्जीवन जैसे काउंटर्स हो, हुडको जैसे काउंटर्स हो, जिनमें लगातार आप मूव देख रहे हैं। तो इस वक्त थोड़ा सा फोकस अगर आप देखें, आप रेलवे स्टॉक्स में रेलटेल जैसे स्टॉक्स देखें, वहां पर बड़ी मूव के साथ ये स्टॉक्स बने। तो कुछ पॉकेट्स जो आप बजट की एंटिसिपेशन को लेकर, वहां पॉलिसी रिफॉर्म्स की एंटिसिपेशन को लेकर भी उन स्पेसेस में मूव आज
लगातार आप पिछले हफ्ते से ही देख रहे हैं, उसमें रेलवे काउंटर्स कुछ सिलेक्टिव हैं, अफोर्डेबल फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस काउंटर्स अब शामिल है, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर बात की जा रही है, ये सारे काउंटर्स शामिल है। एंड एट द सेम टाइम क्रूड डेरिवेटिव्स जस्ट लाइक स्टॉक्स लाइक इंडिगो हो, एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, इनमें आपको मूव जरूर दिखे। 52 वीक हाई पे कुछ आपको स्टॉक्स दिखे, उसमें से फर्टिलाइजर काउंटर टॉप आरसीएफ आपको दिखाई दिया, एजिस लॉजिस्टिक दिखा, आरएचआई मैग्नेस्टा अपनी न्यूज के बाद से एक मूव पे और आज भी उसमें 13% की मूव देखने को मिली। ओवरऑल निफ्टी पर एक रेंज में कारोबार जरूर हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी को आप देखें तो उसकी आउट परफॉर्मेंस लगातार बनी हुई है। पीएसयू बैंक इंडेक्स लगातार एडवांसेस के साथ बंद हो रहा है। आज आपको इंटरनेशनल मार्केट से यूएस मार्केट से एफओएमसी मीट के कंक्लूड्स निकल कर आएंगे, जो आज रात को यूएस मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होंगे और कल बाजार इंडियन मार्केट्स पर एक डायरेक्शन जरूर ले सकती है। तो उन क्यूज को ग्लोबल को ओवरनाइट आपको जरूर ध्यान देना है। बिल्कुल, तो ये थी बाजार की पूरी डिटेल। और चलिए अब अपने ख़ास मेहमानों की ओर बढ़ते हैं। रवि और नितेश हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों ख़ास मेहमान हमारे साथ एक्सपर्ट बने हुए हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, आज के मार्केट पर आपकी क्या खास राय होगी? रवि, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया। जी, क्षमा चाहूंगा। देखिए, इस समय जो मार्केट का दायरा है वो खासतौर से एक जहां पर ओपनिंग हो रही वहीं पर क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब है मार्केट बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर पर नहीं है और कुछ ना कुछ यहां पर वेट कर रहा है, और शायद वो फाइनेंशियल नंबर्स हो सकते हैं या फिर फंडामेंटल न्यूज हो सकती है या फिर टेक्निकल ब्रेकआउट हो सकते हैं। ओवरऑल अभी निफ्टी में थोड़ा सा बायसनेस जो है वो अपसाइड का रहेगा जब तक कि 18,150 के नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं करता, और खासतौर से सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक यहां पर अपवर्ड मूव बना रहेगा। जहां तक अपसाइड की बात करें तो अगर 18,280 के ऊपर या फिर 18,300 के ऊपर मार्केट जब भी ट्रेड होना शुरू होगा तो मुझे लगता है नई रेंज आपको 18,500 और 600 के देखने को मिलेंगे। तब तक थोड़ा सा यहां पर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार आपको बैंक में नहीं करना है, क्योंकि बैंक के ज्यादातर स्टॉक्स जो यहां पर है वो स्ट्रांग है और अपसाइड के मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो आप खासतौर से यहां पर बैंक में ध्यान रखना है आपको, एसबीआई, आईसीआईसी और एचडीएफसी, ये तीन काउंटर में थोड़ी सी रैली के मूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और इसी वजह से बैंक निफ्टी यहां पर स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 43,200 ये ऐसे लेवल्स हैं जो आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर कोई करेक्शन आता है तो आप उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ढूंढें, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और नितेश, आज के मार्केट पर आपकी क्या रणनीति होगी? जी सर, अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट हाफ में जो सेलिंग हमें देखने को मिली है, मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट किसी ना किसी न्यूज का वेट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काउंटर प्ले करना जरूर पसंद करूंगा। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को बिकवाली करना पसंद करूंगा दिसंबर फ्यूचर में। अगर कल मुझे कुछ गैप ओपनिंग मिलता है या फिर फ्लैट ओपनिंग भी मिलती है तो डेफिनेटली मैं बैंक्स में शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स को बेचूंगा, 43,000 के आसपास अगर मिलता है तो बेचूंगा, और थोड़ा सा अगर गैप अप मिलता है 43,200 के आसपास तो मैं श्योर शॉट यहाँ पे बेचना पसंद करूंगा। इसके पहले शो में मैंने एक स्टॉप लॉस रिकमेंड किया था 43,170 का, थोड़ा सा उसको मैं ट्रेल करूंगा और 43,450 के आसपास एक स्टॉप लॉस को प्लान करूंगा। क्योंकि अभी जो माहौल मुझे लग रहा है कि सब कुछ इतना पॉजिटिव हो रहा है बैंक्स के लिए, तो थोड़ा सा डरने की यहाँ पर जरूरत है। एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। 3 से 4% का एक डाउनसाइड मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 4 से 5 दिन में। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम सलाह दोनों खास मेहमानों की ओर से मार्केट पर आपकी किस तरह से रणनीति होनी चाहिए उस पर आती हुई। और चलिए अब अपने दर्शकों के सवाल ले लेते हैं एक एक करके। हमारे पहले दर्शक हैं विक्रम सिंह गुड़गांव से, और इनका सवाल है कि उन्होंने एनटीपीसी के 500 स्टॉक्स लिए हुए हैं 172 रुपए के भाव पे, अभी क्या करना चाहिए? रवि, क्या होगी इनको सलाह? देखिए, फिलहाल तो स्टॉक काफी अच्छा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी मोमेंटम बाकी है और 188 तक शॉर्टर पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब 2 से 3 महीने का अगर विजन आपका है, और अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको 163 के स्टॉप लॉस से आपको पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, तो मुझे लगता है आप बने रहें तो ज्यादा बेहतर है।
हम आपको स्टॉक में बने रहने की सलाह, संभावनाएं यहां पर आगे आने वाले वक्त में भी नजर आएंगी। अगले जो हमारे दर्शक हैं वो राजेश कुमार सिंह हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल है कि इन्होंने इन्फोसिस के 100 शेयर्स लिए हुए हैं 1600 के भाव पे। नीलेश, क्या होगी सलाह इन्हें? देखो, इन्फोसिस में अगर आपने पोजीशंस लिया है तो थोड़ा सा यहाँ पे बने रह सकते हैं। एक लेवल में दूंगा, अगर ये लेवल नीचे के साइड में अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ से आप एग्जिट कर लेना। ये जो लेवल बन के आ रहा है वो 1540 के आसपास का लेवल बन के आ रहा है। अगर ये काउंटर फिर से 1616 या फिर 1620 सस्टेन होगा तो इसके ऊपर में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जब तक 1540 का लेवल होल्ड ले तब तक अपनी पोजीशंस को क्या करें, होल्ड रखें। मिलती हुई राजेश आपको इस स्टॉक पर, इन्फोसिस पर। और अगले जो हमारे दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। आशीष चौधरी हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि उनके पास अडानी पावर के 58 शेयर हैं और इन्होंने 425 रुपए के भाव पर खरीदा है। 2 से 3 महीने का नजरिया इनका है, क्या करना चाहिए? रवि, क्या होगी सलाह? देखिए, इस समय अडानी पावर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और अगर लेवल से स्टॉक के लेवल की बात करें तो ये मुझे लगता है कि 280 यानी 280 रुपए तक अभी जा सकता है। देखिए, जब ट्रेन चल रही हो और बहुत तेज चल रही हो तो बीच में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपने जिस तरीके से इसने स्टॉक ने 200 से लेके 300 400 के लेवल टेस्ट किए, आप बीच में एंट्री कर गए और ऐसी जगह पे कर गए जहां थोड़ा हायर प्राइसेस थे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। 280 के नीचे जाता है तो बिल्कुल एग्जिट करिए, और तब तक यहां पर अभी आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा पोजीशन को टाइम दीजिए। आपने 2-3 महीने का समय मांगा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा यहां पर रुक के रखिए, लेकिन लेवल्स का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि 280 के नीचे अगर जाता है तो 250 के लेवल आपको दिखा सकता है। तो अगर 280 के ऊपर ही रहता है तो वापस से आपको 400 420 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो आप मुनाफे में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, पेशेंस रखिए। स्टॉक मार्केट पेशेंस मांगता है, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। बिल्कुल। एक और हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी सवाल पूछा है, हालांकि उनकी क्वेरी है, वो जानना चाहते हैं कि जॉनसन कंट्रोल्स बाइंग लेवल के बारे में ज़रा अगर कुछ रोशनी डाल सकें। नीलेश, आप ज़रा इसका जवाब दें। सर, कौन से स्टॉक के बारे में? जॉनसन कंट्रोल्स की बाइंग लेवल पूछना चाह रहे हैं वो। जी सर, एक मिनट। रवि सर, अगर आपके पास चार्ट ओपन हो रहा है तो आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा सिस्टम में ये मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है, इस वजह से सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। जी। अगर आपके पास चार्ट अगर होगा तो आप देख लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस समय 1083 के पास स्टॉक चल रहा है। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या फिर आप ईयरली बेसिस पे देखें तो डाउन ट्रेंड में है, और मुझे लगता है ये अभी स्टॉक थोड़ा और गिर सकता है। तो बाइंग करने की सलाह अभी यहाँ पर नहीं होगी, थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। 850 के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है। ओवरऑल डाउन ट्रेंड इस पे कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। जहां तक फंडामेंटल पॉइंट को भी देखें तो वो भी जो है वो थोड़े से निगेटिव रहे हैं, नंबर्स काफी पुअर रहे हैं। इन्वेस्ट करने की बिल्कुल राय नहीं दूंगा, इंतजार करिए, दूसरे स्टॉक्स पे आप निवेश करिए जिन्हें हम अभी आगे बताएंगे, पर इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। तो फिलहाल इससे दूरी बनाने की सलाह, और एक ख़ास लेवल भी रवि ने सलाह दी जिसको आपको ध्यान में रखना होगा अगर आपको आगे बाइंग लेवल्स देखने हैं। नीलेश, एक लगातार क्वेरी आ रही है और लगातार इसको लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वो मैं जानना चाहूँगा, और ये है मदरसन सुमी को लेकर। बहुत सारी कन्फ्यूजन लोगों में है, क्योंकि कुछ लोगों ने डी मर्जर के पहले इस स्टॉक को लिया था, तो ज़रा ये कन्फ्यूजन दूर कर पाएँ। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि वो उनको उस तरह का लेवल्स नहीं दिख रहे हैं जिस लेवल पे उन्होंने खरीदा था। देखो, मदरसन सुमी में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आई थिंक मर्जर के बाद दो स्टॉक्स में ये डिवाइड हो चुका है। तो मैं मदरसन सुमी का अगर अभी चार्ट देख रहा हूँ तो इसके हिसाब से अभी 55 से लेके 54 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे कैसे मार्केट ट्रेड करता है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही 54 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा, आप एक बार इसमें से पोजीशंस को क्या कर लो, कट कर लो। जैसे ही ये काउंटर ऊपर फिर से 60 का लेवल दिखाएगा तो यहाँ से आपको एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है।
तो मदरसन सुमी पर अहम सलाह आती हुई नीतीश जी की तरफ से। और चलिए कुछ खास खबरों की ओर बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। फर्टिलाइजर शेयरों के लिए कौन से ट्रिगर काम कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद। जी बिल्कुल, जो अभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दो कारण हो सकते हैं उनके अच्छी बज़ करने में और दिन के ट्रेड में जो है, जैसे RCF फैक्ट, ये सारे स्टॉक्स में जो है लगभग 4 से लेकर 6% तक का ग्रोथ देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो उनके जो प्राइसेस हैं, जो करंट डोमेस्टिक प्राइसेस है, वो जो है थोड़ी सी ज़्यादा सब्सिडी प्राइसेस से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं अभी। और दूसरा बात ये भी है कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं बाजार में, खबर ये आ रही है कि और थोड़ी सी सब्सिडी में जो है इंक्रीज इस वित्त साल में देखने मिल सकती है। अगर इंडस्ट्री बस के बारे में बात करें तो ग्लोबली जो है रशिया एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है लगभग 24% का, ऑफकोर्स उनके एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज के कारण। उसके अलावा जो डोमेस्टिक की सब्सिडीज की बात करें तो ऑलरेडी डबल से ज़्यादा हो चुका है FY23 के लिए। और आगे जाते हुए जो है यूरोप में भी गैसप्रॉम, जो रशिया की पाइपलाइन है, वो कह रहे हैं कि वो बंद करने वाले हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि आपके नेचुरल गैस प्राइसेस इंटरनेशनली भागेंगे और उसके कारण फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और फर्टिलाइजर के जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और जब फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी की हिस्ट्री हम देखें भारत की, तो इस साल का जो सब्सिडी था ऑलरेडी डबल हो चुका है लास्ट ईयर से। और एक्सपेक्टेड है कि FY24 के सब्सिडी लेवल्स भी हायर लेवल्स पे रहेंगे। अब अगर डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो पिछले 7 दिन में MCX के नेचुरल गैस प्राइसेस भी 15% बढ़ गए। और अगर इंटरनेशनली देखें तो वो लगभग 10 से लेकर 12% का जो ग्रोथ है 7 दिन में वहाँ पे भी देखने मिला है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के कारण जो है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे क्या होगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, इस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहला बात यह है कि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा तो हमारा जाहिर से है कि कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, $70 प्रति टन से बढ़ेगा। और सब्सिडी जो है FY24 के लिए ये भी एलिवेटेड रहने वाली है। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हालांकि इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स को धीरे धीरे स्टॉक अप कर रही है, तो सिक्योरिटी इश्यूज का कोई टेंशन नहीं है। पर हमेशा याद रखिए, जो ग्लोबल प्राइसेस होते हैं और डोमेस्टिक प्राइसेस होते हैं, दोनों में एक डिफरेंशियल रहता है। हमेशा डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़े रहते हैं, तो इसलिए जो है सब्सिडीज परपेचुइटी लेवल पे चलती है फर्टिलाइजर्स के लिए। और कल बाजार के लिए क्या होंगे ट्रिगर, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो ECB अपने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का एक अकाउंट पब्लिश करेंगे। इसके अलावा EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। US मार्केट्स की बात करें तो FOMC के मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं और इसी के चलते इसका इम्पैक्ट हमें US के बाज़ारों पर आज दिखेगा और इंडियन मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट हमें कल नज़र आएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। खैर, ये तो हो गए ग्लोबल क्यूज़। अब बात करते हैं कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की। तो मंथली ऑप्शंस की एक्सपायरी है कल। इसके अलावा टार्सन प्रोडक्ट्स भी फोकस में रहेगा। प्री IPO शेयर होल्डर्स के लिए लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है कल, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। LTI और माइंडट्री भी फोकस में रहेंगे। दोनों कंपनी की जो मर्जर है उसकी रिकॉर्ड डेट 24 नवंबर है। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज की बोर्ड बैठक होने वाली है, वो इनको ओवरसीज सब्सिडरी के इनकॉर्पोरेशन को लेकर चर्चा करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। हाईटेक पाइप्स पर भी नज़र रखिएगा, बोर्ड मीटिंग होने वाली है, फंड रेजिंग करने वाले हैं प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा। महाराष्ट्र सीमलेस भी फोकस में रहेगा। कल आखिरी दिन है ये शेयर खरीदने के लिए अगर आपको बोनस इशू के लिए एलिजिबल होना है तो। खैर, ये तो हो गए कॉर्पोरेट एक्शन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको ट्रैक करने चाहिए। इंडिया GCC ग्रुप की बैठक होने वाली है, वो फ्री ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशंस पर चर्चा करेंगे। EU एनर्जी मिनिस्टर्स की भी बैठक होगी और ये एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है ब्रसेल्स में, तो इस पर भी फोकस करना होगा। तो ये थे सारे क्यूज जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और कल के ट्रिगर्स के बाद अब बारी हमारे खास सेगमेंट VIP शेयर्स की। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट तैयार हैं अपने अपने VIP पिक्स के साथ। सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपकी VIP पिक कौन सी है? जी सर, मैं LNT को शॉर्ट देना यहाँ पे पसंद करूंगा। LNT में अगर हम लोग देखेंगे तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना है और उसके बाद फॉलो बाइंग मुझे देखने को नहीं मिल गई है। जैसे ही काउंटर 2025 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा, हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 2050 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1980 से लेके 1930 ये 2 टारगेट के लिए मैं प्लान करूंगा सेलिंग का। और रवि, आपकी VIP पिक कौन कौन सी है?
देखिए मेरी तरफ से जो दो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हैं, तो मोमेंट्री अगर जो ट्रेड कर रहे हैं उनको भी फायदा मिल सकता है। पहला स्टॉक है जेके टायर, इस समय चल रहा है 169 के पास और आप इसको बाय की पोजीशन ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 200 रुपए का टारगेट और शॉर्ट टर्म पे देखते हैं तो कम से कम 5 से 8 रुपए का अपवर्ड मूव दिखा सकता है, तो आप इसको 160 के स्टॉप लॉस से लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है सन फार्मा, इस समय सन फार्मा को डिफेंसिव भी थोड़ा है तो आप इसको लेके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे टारगेट होगा 1100 रुपए, लेकिन अभी इमीडिएट बेसिस पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि 30 से 35 रुपए का अपवर्ड मूव दिखा सकता है, तो कल के लिए आपके लिए काफी अच्छा मौका है। और ये दो डिफेंसिव स्टॉक है जिन्हें आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो जेके टायर और सन फार्मा, इस पर अहम राय आती हुई रवि की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि। और इसके साथ ही नितलेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनके तमाम सवालों को देखने के लिए और उस पर भरोसेमंद सलाह देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।